हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 1 के पार्ट 8 को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 के प्रीवियस पार्ट्स के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 1 के प्रीवियस पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 8 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 के प्रीवियस पार्ट्स के लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? एक रूलर का पोर्ट्रेट बनाना या एक स्टैचू बनाना आसान था, बट एक नेशन को फेस कैसे दिया जा सकता है? किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? Artists in the 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. In other words, they represented a country as if it were a person. 18th 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट्स ने नेशन को पर्सोनिफाई करने का यानी राष्ट्र का मानवीकरण करने का तरीका निकाल लिया था। उन्होंने एक देश को ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे कि वो कोई व्यक्ति हो। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वो कोई व्यक्ति हो। Nations were then portrayed as female figures. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular women in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. That is, the female figure became an allegory of the nation. नेशंस को उस समय फीमेल फिगर में पोर्ट्रे किया जाता था। नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए जो फीमेल फॉर्म चूज किया गया था, वो कोई रियल लाइफ फीमेल नहीं थे, बट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, मतलब नेशन को एक चेहरा देने के लिए यह प्रयास किया गया था। इसी वजह से फीमेल फिगर नेशन के लिए एलोग्री यानी रूपक बन गए। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया, वो असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। ये तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। एलेगरी, when an abstract idea, for instance, greed, envy, freedom, liberty, is expressed through a person or a thing, an allegorical story has two meanings, one literal and one symbolic. जब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जैसे ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी एक्सेट्रा को किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज के जरिए एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसे एलेगोरी यानी रूपक कहते हैं। एलेगोरिकल स्टोरी के दो मतलब होते हैं, एक लिटरल और एक सिंबॉलिक। रूपक, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। एक रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice, and the republic. These ideals were represented through specific objects or symbols. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट्स ने लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को पोर्ट्रे करने के लिए फीमेल फिगर का सहारा लिया था। इन आइडियल्स को कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान
कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। As you would remember, the attributes of liberty are the red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales. Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. लिबर्टी को रेड कैप और ब्रोकन चेन से दिखाया जाता है, वहीं जस्टिस को एक ब्लाइंड फोल्डेड फीमेल के रूप में, जिसके हाथ में तराजू है, उस रूप में पोर्ट्रे किया जाता है। ऐसे ही नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट्स ने फीमेल फिगर्स का सहारा लिया था, उसका आविष्कार किया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वो तराजू लिए हुए है। इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। In France, she was christened Marianne, a popular Christian name, which underlined the idea of a people's nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic, the red cap, the tricolor, the cockade. फ्रांस के फीमेल फिगर का नाम था मैरियन, जो कि एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था। इस पर्सोनिफिकेशन से फ्रांस को लोगों के राष्ट्र के रूप में एक्सप्रेस किया गया। मैरियन के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिबर्टी और रिपब्लिक से लिया गया था, जैसे रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेड यानी कलगी। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। स्टैचूज ऑफ मैरियन वेयर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। मैरियन इमेजेस वेयर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। मैरियन के स्टैचू को चौराहों पे लगाया गया ताकि लोग उसे यूनिटी के सिंबल के रूप में देखें और खुद को राष्ट्र से जोड़े। मैरियन के इमेज को कॉइन्स और स्टैम्प्स पे मार्क किया गया। मैरियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सके। मैरियन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। Similarly, Germania became the allegory of the German nation. In visual representations, Germania wears a crown of oak leaves, as the German oak stands for heroism. ऐसे ही जर्मेनिया जर्मन नेशन की फीमेल फिगर बन गई। जर्मेनिया को विजुअल रिप्रेजेंटेशन में ओक लीव्स का क्राउन पहने दिखाया गया है। जर्मन ओक हीरोइज्म का सिंबल है। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। ये 1850 का पोस्टेज स्टैंप है, जिसमें मैरियन की तस्वीर है। ये रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को रिप्रेजेंट करती है। जर्मेनिया के इस पेंटिंग को फिलिप वेट ने 1848 में बनाया था। आर्टिस्ट ने इसे कॉटन बैनर पे पेंट किया था। मार्च 1848 में सेंट पॉल चर्च में जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था, वहां इस बैनर को लटकाना था। इस इमेज में 1850 में जूलियस ह्यूबनर द्वारा बनाया गया द फॉलेन जर्मेनिया को दिखाया गया है। इस पेंटिंग को 1860 में आर्टिस्ट लॉरेंस क्लासेन ने बनाया था। राइन को गार्ड करते जर्मेनिया को इसमें दिखाया गया है। इस तलवार में लिखा है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. 19th century के लास्ट क्वार्टर में नेशनलिज्म में 19th century के फर्स्ट हाफ जैसे आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स नहीं थे। अब नेशनलिज्म का मतलब बहुत नैरो हो चुका था। 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर यानी 1875 से 1900 में कोई डेमोक्रेसी लिबर्टी के लिए नेशनलिज्म के विचार का यूज नहीं कर रहा था, बल्कि अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए कर रहा था।
19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वो आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. इस पीरियड में नेशनलिस्टिक ग्रुप्स के बीच में ही नहीं बन रही थी और वे एक दूसरे के प्रति इनटॉलरेंट हो गए थे और हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे क्योंकि सबको अपनी पावर बढ़ानी थी। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। The major European powers, in turn, manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims. मेजर यूरोपियन पावर्स लोगों के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का फायदा उठा रहे थे और अपने इंपेरियलिस्टिक एम्स को पूरा कर रहे थे, अपनी पावर्स बढ़ा रहे थे, अपने एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहे थे। इसमें लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था, लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा था। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। 1871 के बाद यूरोप में नेशनलिस्टिक टेंशन का मेजर सोर्स बन गया बाल्कन का एरिया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। द बाल्कन्स वॉज ए रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो, whose inhabitants were broadly known as the Slavs. A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire. बाल्कन रीजन में एथनिक और जियोग्राफिकल वेरिएशन था। इसमें प्रेजेंट डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। इस रीजन में रहने वाले लोगों को स्लाव कहकर पुकारा जाता था। बाल्कन रीजन का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकार जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans, together with the disintegration of the Ottoman Empire, made this region very explosive. हमने पिछले लेक्चर्स में रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ा है। तो जब बाल्कन रीजन में रोमांटिक नेशनलिज्म के आइडियाज फैले और ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इससे सिचुएशन काफी एक्सप्लोसिव हो गई। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. One by one, its European subject nationalities broke away from its control and declared independence. 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स के जरिए खुद को मजबूत बनाना चाहा, बट इसमें उसे बहुत कम सक्सेस मिला। एक एक करके ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल से दूसरे यूरोपियन नेशनलिटीज टूटते चले गए और खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा था, किंतु इसमें इससे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। The Balkan peoples based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. बाल्कन लोगों ने अपने इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स के अपने क्लेम्स को नेशनलिटी का आधार दिया। उन्होंने अपने हिस्ट्री का सहारा लिया ये प्रूव करने के लिए कि वे कभी इंडिपेंडेंट थे और फॉरेन पावर्स ने उन्हें अधीन कर लिया था। बाल्कन लोगों ने आजादी
या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। Hence, the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggles as attempts to win back their long lost independence. बाल्कन रीजन में जो रिबेलियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे, उन्होंने अपने स्ट्रगल को खोई हुई स्वतंत्रता वापस पाने के रूप में देखा। अतः बाल्कन क्षेत्र के विरोधी राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. जैसे जैसे डिफरेंट स्लाविक नेशनलिटीज अपने आइडेंटिटी को डिफाइन करने का प्रयास करने लगे और अपनी स्वतंत्रता वापस पाने का प्रयास करने लगे, वैसे वैसे बाल्कन रीजन में कन्फ्लिक्ट ज्यादा इंटेंस हो गया। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। द बाल्कन स्टेट्स वेयर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। बाल्कन स्टेट्स एक दूसरे के प्रति काफी जेलस थे और ज्यादा दूसरों से टेरिटरी छीनकर अपनी टेरिटरी बढ़ाने का प्रयास करते थे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। मैटर्स वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। बाल्कन रीजन में बड़े पावर्स के बीच में राइवलरी शुरू हो गई, जिससे मैटर फर्दर कॉम्प्लिकेट हो गया। मतलब फ्रांस किसी को सपोर्ट कर रहा है, इंग्लैंड किसी और को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए राइवलरी और ज्यादा हो गई। परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमॉन्ग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। इस पीरियड में यूरोपियन पावर्स के बीच में बहुत ज्यादा राइवलरी थी ओवर ट्रेड, कॉलोनीज, नेवल एंड मिलिट्री पावर। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. जैसे जैसे बाल्कन रीजन की प्रॉब्लम सामने आई, वैसे वैसे यूरोपियन राइवलरीज भी सबके सामने आने लगी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उसमें ये प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। Each power, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो-हंगरी, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area. रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो-हंगरी जैसे पावर्स बाल्कन रीजन पे अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे और अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो-हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके चलते इस रीजन में कई सारे वॉर हुए और फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। Nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914. But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. इंपेरियलिस्टिक एम्स को पूरा करने के लिए नेशनलिज्म का सहारा लिया गया था, जिससे 1914 में यूरोप डिजास्टर की तरफ चल पड़ा। लेकिन उसी समय पूरे दुनिया में अनेक देश जो यूरोप के कॉलोनीज थे, वे इंपेरियल डोमिनेशन का विरोध करने लगे। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। The anti-imperial movements that developed everywhere were nationalist, in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism.
हर जगह जो एंटी इंपेरियल मूवमेंट शुरू हुए वो इस सेंस में नेशनलिस्ट थे कि वे सभी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स का निर्माण करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। वे सभी इंपेरियलिज्म का विरोध कर रहे थे और एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी की भावना से जुड़े हुए थे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वेयर nowhere replicated. For people everywhere developed their own specific variety of nationalism. यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म को कहीं भी रेप्लिकेट नहीं किया गया। लोगों ने अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से नेशनलिज्म के विचार को डेवलप किया। राष्ट्रवाद की यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। बट ये विचार कि सोसाइटी को नेशन स्टेट में ऑर्गेनाइज करना है, ये हर जगह नेचुरली और यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया। मगर ये विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। देखिए, इस मैप में ब्रिटिश एम्पायर को सेलिब्रेट करते हुए दिखाया गया है। टॉप पे एंजल्स हैं जो फ्रीडम का बैनर पकड़े हैं। फ्रंट में ब्रिटानिया है जो ग्लोब पे बैठी है, विच शोज कि उसका कंट्रोल पूरे वर्ल्ड पे है। कॉलोनीज को टाइगर, एलिफेंट, फॉरेस्ट और प्रिमिटिव पीपल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। सम इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 1797 नेपोलियन इन्वेड्स इटली, नेपोलियनिक वॉर बिगिंस। नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत। 1814 to 1815 फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियना पीस सेटलमेंट। नेपोलियन का पतन, वियना शांति संधि। 1821 ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। 1848 रिवॉल्यूशंस इन यूरोप, आर्टिजन्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप्स। मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। इटालियंस, जर्मन्स, मगियार्स, पोल्स, चेक एक्सेट्रा डिमांड नेशन स्टेट्स। फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत। मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिध्यात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मगियार, पॉलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1859 to 70 यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण। 1866 to 1871 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण। 1905 स्लाव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्सेस इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर्स। हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। इन सब डेट्स को, इन सब ईयर्स को हमने पीछे लेक्चर में भी पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 1 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।